Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we have started the series for the new NCERT of Hindi for class 7 and we have done the explanation of chapter 1 माँ कहे एक कहानी। अब ये सेकंड पार्ट है और इसमें हम इस चैप्टर की पूरी बुक एक्सरसाइज और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे, साथ में क्वेश्चंस जो बुक में दिए हुए हैं वो भी करेंगे। आई होप आपने एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देख ली होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है मेरी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सबसे सही उत्तर कौन सा है। तो यहाँ पे बताना है, स्टार बनाना है उसके सामने और फिर जो भी आपको सही उत्तर लगे उसका कारण भी बताना है कि आपने ये उत्तर क्यों चुने थे। तो फर्स्ट है माँ अपने बेटे को करुणा और न्याय की कहानी क्यों सुनाती है। तो इसका सही आंसर होगा उसमें सही और गलत की समझ विकसित करने के लिए। ये आंसर हमने क्यों चुना, क्योंकि कोई भी निर्णय लेते समय यह स्पष्ट होना आवश्यक होता है कि क्या सही है और क्या गलत। मारने वाले से बचाने वाला सदैव श्रेष्ठ होता है, यह समझ विकसित होनी चाहिए, इसलिए हमने ये उत्तर चुना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट वन इज कविता में घायल पक्षी की कहानी का उपयोग किस लिए किया गया है। तो ये कहानी का उपयोग किस लिए किया है, घायल पक्षी का यूज़ किस लिए किया गया है, करुणा और हिंसा के बीच के संघर्ष को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे हमने ये आंसर क्यों चुना, क्योंकि सही होते हुए भी स्वयं को सिद्ध करने के लिए कितने तर्क वितर्क और संघर्षों का सामना करना पड़ता है, यह देखते हुए भी सत्य दया करुणा का साथ न छोड़ना और निडर होकर न्याय के पक्ष में डटे रहने के निर्णय के कारण यह उत्तर चुना। नेक्स्ट है कविता के अंत तक पहुँचते पहुँचते बच्चे को क्या समझ में आने लगता है। तो बच्चे को समझ में आने लग जाता है, वो कहता है ना न्याय दया का दानी, तो यानी कि न्याय सदैव करुणा के साथ होना चाहिए। तो जब क्रूरता और दया में से किसी एक को चुनना हो तो स्वाभाविक है न्याय दया के पक्ष में जाना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि आपके आंसर्स कुछ अलग हों, आपने अपने अकॉर्डिंग कुछ अलग आंसर्स पे टिक किए हों, तो आप चर्चा करके बताइए कि आपने वो वाले आंसर्स क्यों चुने। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे दिया हुआ है ना, हो सकता है आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हो, तो आप आज आपस में डिस्कशन कीजिए कि आपने ये आंसर्स क्यों चुने। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आते हैं। नेक्स्ट है मिलकर करें मिलान। यहाँ पे मैचिंग्स करने हैं। इधर पात्र दिए हुए हैं बेटा माँ तात, तात मतलब पिता, और इधर दिया हुआ है ये शब्द किन के लिए आए हैं। तो बेटा कौन थे, सिद्धार्थ और यशोधरा के पुत्र राहुल थे जिन्हें बेटा कहा है माँ ने। माँ कौन थी, यशोधरा एक राजकुमारी भी थी, रानी भी थी और सिद्धार्थ की पत्नी भी थी। तात पिता किसके लिए कहा गया है, सिद्धार्थ के लिए, एक राजकुमार जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। पंक्तियों पर चर्चा करनी है। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। तो फर्स्ट जो पंक्ति है हमारी वो है, कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे न्याय दया का दानी। इन पंक्तियों का क्या अर्थ है कि यदि कोई निर्दोष मारा जाता है तो दूसरों को उसकी रक्षा करनी चाहिए। जो रक्षक है मतलब बचाने वाला है, उसे भक्षक यानी हिंसक पर जीत हासिल करनी चाहिए। न्याय हमेशा दया के साथ होना चाहिए, अर्थात न्याय करने वाला दयालु होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हुआ विवाद सदैव निर्दय में, उभय आग्रही थे स्विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। इन पंक्तियों का अर्थ है कि दयालु और निर्दयी के बीच विवाद हुआ, दोनों अपनी अपनी बात पर अड़ रहे थे, इसलिए मामला न्यायालय में आया जहां सभी ने उनको सुना और सबको सब कुछ पता चल गया। तो ये इनके मीनिंग्स थे। नेक्स्ट देखते हैं। अब लिखा है कविता को एक बार फिर से पढ़िए और पता लगाइए और लिखिए। तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, आपके विचार में इस कविता में कौन सी पंक्ति सबसे महत्वपूर्ण है, आप उसे ही सबसे महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं। तो यहाँ पे मैंने आंसर लिखा है, आप कुछ और भी लिख सकते हैं जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट पंक्ति लगती हो। मैंने लिखा है न्याय दया का दानी। तो मुझे ये पंक्ति सबसे इंपॉर्टेंट क्यों लगी, सबसे महत्वपूर्ण क्यों लगी, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यह पंक्ति कविता का मुख्य संदेश देती है कि न्याय हमेशा करुणा के साथ होना चाहिए। इस पंक्ति से राहुल की समझ व्यक्त होती है। पंक्ति से साफ नजर आ रहा है कि निर्दोष की रक्षा करना और दया के साथ न्याय करना सही है। यह कविता का नैतिक संदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखेटक और बच्चे के पिता के बीच तर्क वितर्क क्यों हुआ। तो आखेटक और बच्चे के पिता यानी सिद्धार्थ के बीच तर्क वितर्क इसलिए हुआ क्योंकि आखेटक ने एक निर्दोष हंस को तीर मारकर घायल कर दिया था। सिद्धार्थ ने उस हंस को बचाया था और आखेटक ने घायल हंस को वापस मांगा, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे देने से इनकार कर दिया क्योंकि वे निर्दोष की रक्षा करना चाहते थे। तो इनके बीच तर्क वितर्क इसलिए हुआ था। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। ये क्वेश्चन आंसर्स चल रहे हैं, तो 2 क्वेश्चन हमने देख लिया है। अब थर्ड क्वेश्चन है, माँ ने पुत्र से राहुल तू निर्णय कर इसका,
क्यों कहा? माँ ने उसे डिसीजन लेने के लिए क्यों कहा? क्योंकि माँ उसको चेक करना चाहती थी कि उसे कहानी से क्या समझ में आया है और उसे करुणा और न्याय का महत्व समझाना चाहती थी। तो माँ ने राहुल तू निर्णय कर इसका इसलिए कहा ताकि वह स्वयं सोच विचार करके सही और गलत का निर्णय ले सके। माँ चाहती थी कि राहुल कहानी से करुणा और न्याय के महत्व को समझे। माँ ने यह प्रश्न राहुल को स्वतंत्र रूप से लेने के लिए प्रेरित किया था। अब नेक्स्ट देखते हैं, यदि कहानी में आप उपवन में होते तो घायल हंस की सहायता के लिए क्या करते? आपके अनुसार न्याय कैसे किया जा सकता था? तो अगर कहानी में मैं उपवन में होता तो मैं घायल हंस को बचाने की पूरी कोशिश करता, उसे उठाकर अपने घर ले जाता और उसका इलाज करवाता। मैं आंखें टक से कहता कि निर्दोष प्राणी को मारना गलत है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, कविता में माँ और बेटे के बीच बातचीत से उनके बारे में क्या क्या पता चलता है? तो हमें माँ बेटे के बारे में क्या क्या पता चलता है? पहले माँ के बारे में देखेंगे। माँ बहुत दयालु, बुद्धिमान और एक शिक्षक की तरह है। वह अपने बेटे को कहानी के माध्यम से नैतिक शिक्षा का मूल्य सिखाती है। वह राहुल को सोचने और निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। और बेटे के बारे में क्या पता चलता है? कि राहुल जिज्ञासु प्रवृत्ति का है। आप क्यूरियोसिटी की बुक पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें भी क्यूरियस है राहुल भी। यहाँ पे क्वेश्चंस पूछता है। वह बार बार वही कहानी सुनना चाहता है जिससे उसका कहानी के प्रति प्रेम झलकता है। वह कहानी सुनकर करुणा, न्याय और दया के बारे में सीखता है और अंत में अपनी समझ व्यक्त करता है। ठीक है, ये यहाँ पे 5 क्वेश्चंस दिए हुए थे, उनके आंसर्स हमने देख लिए हैं। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है अनुमान और कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। फर्स्ट है, माँ ने अपने बेटे को कहानी सुनाते समय अंत में कहानी को स्वयं पूरा नहीं किया बल्कि उसी से निर्णय करने के लिए कहा। यदि आप किसी को यह कहानी सुना रहे होते तो कहानी को आगे कैसे बढ़ाते? तो इसका आंसर हम क्या करेंगे, आप लोग अपनी समझ से खुद इस कहानी को आगे बढ़ाइए। यानी कि जहाँ पे माँ ने उसे डिसीजन लेने के लिए कहा था उससे आगे कहानी सुनानी है ना। जैसे आप कह सकते हैं कि वह पक्षी स्वस्थ हो गया, पिता के पक्ष में फैसला हुआ और फिर वह पक्षी बगीचे में रहने लगा। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है। न्याय आंखें टक के पक्ष में नहीं हुआ, या तो आप दो इसके वो कर सकते हैं कि या तो न्याय आंखें टक के पक्ष में हुआ और वो पक्षी ले गया, या फिर कह सकते हैं कि न्याय पिता के पक्ष में हुआ, उनकी सेवा से पक्षी स्वस्थ होकर बगीचे में ही रहने लगा। तो कोई सा भी एक साइड लीजिए और फिर उससे कहानी को आगे बढ़ाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कहानी में हंस और तीर चलाने वाले के बीच बातचीत हो रही है। तो थोड़ा इमेजिन कीजिए कि जब उसने हंस को तीर से घायल किया तो उसमें और हंस में क्या क्या बातचीत हुई होगी। उन्होंने एक दूसरे को क्या क्या तर्क वितर्क दिए होंगे। तो हम क्या कहते हैं, आंखें टक ने क्या कहा होगा, आह क्या निशाना था मेरा, प्यारे हंस अब मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा, तुम्हारा मांस अत्यंत स्वादिष्ट होगा। तो हंस ने क्या कहा होगा, हे आंखें टक मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, मैं तो यहाँ अपने परिवार के साथ प्रातः बेला का आनंद लेने आया था, मुझे इस हालत में देखकर वे कितने दुखी होंगे इसका अंदाजा है तुमको। फिर आंखें टक ने रोब दिखाते हुए कहा होगा, बेकार की बातें मत करो, शिकार करना मेरा काम है, अपने निशाने पर मुझे गर्व है, मैं तो नित्य ही लक्ष्य साधकर अनेक पक्षियों का शिकार करता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। ग क्वेश्चन है इसी का ही। मान लीजिए कि माँ ने जो कहानी सुनाई है आप भी उसके पात्र हैं, तो आप इनमें से कौन सा पात्र बनना चाहेंगे? तीर चलाने वाला, पक्षी को बचाने वाला, न्यायाधीश या कोई अन्य पात्र जो आप कहानी में जोड़ना चाहें। तो इसका उत्तर हम क्या देंगे, मैं घायल पक्षी को बचाने वाला व्यक्ति बनना चाहूँगा या चाहूँगी, क्योंकि मेरी दृष्टि में यही सबसे श्रेष्ठ कार्य है। मनुष्य को जीवों पर दया करनी चाहिए, सभी धर्म हमें यही सिखाते हैं। ठीक है, या फिर इसके अलावा आप अगर कोई और कैरेक्टर बनना चाहते हैं तो फिर वो लिखिए। अब आगे है संवाद दिया हुआ है। यहाँ पर इस कविता में माँ और उसके पुत्र का संवाद दिया गया है, लेकिन कौन सा कथन किसने कहा है ये नहीं बताया गया है। आप कविता में से संवादों को पहचानिए कि कौन सा कथन किसने कहा है और फिर उसे सही जगह लिखिए। तो एक साइड लिखने हैं पुत्र द्वारा कहे हुए कथन और एक साइड लिखने हैं माँ द्वारा कहे हुए कथन। तो कहानी में से छाँट छाँट के लिखेंगे। माँ कहे एक कहानी किसने कहा था, पुत्र ने कहा था। फिर बेटे ने क्या कहा था, सॉरी माँ ने क्या कहा था, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। ओके, फिर पुत्र ने कहा, कहती है मुझसे यह चेटी तू मेरी नानी की बेटी, कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। फिर माँ बोलती है, तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुर भी मनमानी। ठीक है, तो ऐसे करके आपको पूरी की पूरी पोयम को 2 पार्ट्स में बांट देना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में प्रकृति से जुड़े शब्द कविता से चुनकर लिखिए। तो यहाँ पे देखिए ये वाला वर्ड जो है प्रकृति, ठीक है, प्रकृति से चुने हुए वर्ड्स हमको
यहाँ पर लिखने हैं। तो हम यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे पानी के बारे में दिया हुआ है, हिमबिंदु दिए हुए हैं, सुरभि, उपवन, खग, झोंके, फूल। ठीक है, तो हमने ये चुन के कहानी में से प्रकृति से जुड़े शब्द लिख दिए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं। मिलती जुलती पंक्तियों को रेखा खींचकर मिलाइए। तो देखिए यहाँ पे सेम कलर के जो हाइलाइटर है हमने उससे हाईलाइट कर दिया है। जैसे फर्स्ट वाला है, कहती है मुझसे यह चेटी, तो इसका मतलब क्या है, नंबर 7, यह सेविका मुझसे कहती है। तू है हठी मानधन मेरे, है ना, तो इसका क्या होगा, जैसे तू है हठी मानधन मेरे, तो इसका हमने क्या किया है, इसी कलर के देखिए, हे मेरे पुत्र तू बहुत हट करता है। फिर है झिलमिल कर हिम बिंदु झिले थे, हिमकण ओस की बूंदें झिलमिला रही थी। तो सेम कलर से हमने सारे के सारे ये मैच कर रखे हैं, आपको सेम ऐसे ही मैच करने हैं। अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी समझाने के लिए कुछ दिया हुआ है, देखते हैं कविता की रचना कैसे हुई है। राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ कहे एक कहानी। तो इन पंक्तियों पर ध्यान दीजिए और समझिए। इन पंक्तियों की तरह इस पूरी कविता में अनेक स्थान पर कुछ पंक्तियां 2 बार आई हैं। इस कारण कविता में पाठक को माँ बेटे की बातचीत और अच्छी तरह से समझ में आ जाती है। इससे कविता के सौंदर्य में भी वृद्धि हुई है। आप ध्यान देंगे तो इस कविता में आपको ऐसी अनेक विशेषताएं दिखाई गई हैं, जैसे माँ बेटे का संवाद, तो इसे क्या कहते हैं, संवादात्मक शैली, यानी कि आपस में बातचीत करने को संवादात्मक शैली कहते हैं। और प्रकृति और कार्यों का वर्णन दिया गया है, तो इसे क्या कहते हैं, वर्णनात्मक शैली। ओके, अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ और एक्सरसाइज दी हुई है, तो यहाँ क्या बोला गया है, इस कविता को एक बार पुनः पढ़िए और अपने समूह में मिलकर इस कविता की विशेषताओं की सूची बनाइए। चलिए तो सूची बनाते हैं। इस कविता में हमें कौन कौन सी विशेषताएं दिखाई दी हैं। इस कविता में दया, प्रेम और न्याय का भाव समाहित है ना, दया से न्याय करने के लिए कहा गया है। कविता में बच्चों को सही और गलत का निर्णय लेने की क्षमता विकसित करती है। कविता में जीव प्रेम और जीव रक्षा का संदेश मुखरित है। अन्याय के विरुद्ध मुखर होकर सामने आने का भाव भी प्रेरणादायी है। प्रकृति प्रेम और प्राकृतिक सौंदर्य है इस कहानी में, और इसकी भाषा सरल, सहज और लालित्यपूर्ण है। माँ और पुत्र के बीच का संवाद पारिवारिक प्रेम, सौहार्द, ममत्व और आदर्श प्रेरक संगों से युक्त है। माँ के द्वारा करुणा, न्याय और निडरता की कहानी सुनाना विद्यार्थियों को नैतिक मूल्यों से परिचित कराने का प्रयास है। तो जिन्हें हम हाईलाइट कर रहे हैं उनकी विशेषताएं हैं, है ना। कहानी कहते हुए अप्रत्यक्ष रूप से बच्चों को संस्कारित करना कविता की विशेषता है। कहानी के बीच में बच्चे से प्रश्न पूछकर माँ यह जानना चाहती है कि जिस उद्देश्य से वह कहानी सुनाई जा रही है वह पूर्ण हुआ या नहीं। यह इस कविता की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट कर ली है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। अब यहाँ पे उसकी माँ ने कहानी के लास्ट में क्या कहा था, राहुल तू निर्णय कर इसका। तो आपको क्या लगता है कि अगर आप इसकी जगह होते तो क्या निर्णय करते। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ही आपके लिए कुछ कंडीशंस दी गई हैं और आपको बताना है कि अगर आपके सामने ये कंडीशंस होती तो आप क्या फैसला लेते। पहली है, खेलते समय आप देखते हैं कि एक मित्र ने भूल से नियम तोड़ दिया है, तो आप क्या करेंगे, मित्र को उसकी भूल का एहसास कराते हुए नियम की जानकारी दे देंगे। नेक्स्ट है, एक सहपाठी को कक्षा में दूसरों द्वारा चिढ़ाया जा रहा है। बच्चे, एक आपके क्लासमेट हैं, उसको चिढ़ा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, सहपाठी को प्रतिक्रिया न देने को कहेंगे और दूसरों को ऐसा करने से रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। अब नेक्स्ट है, समूह परियोजना यानी ग्रुप डिस्कशन है, उसके बीच में एक सहपाठी अपने भाग का काम नहीं कर रहा है, यानी कि सबको बराबर काम दे दिया है लेकिन वो अपना काम नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे कि उससे जानने का प्रयास करेंगे वो काम क्यों नहीं कर रहा है और फिर समस्या का निवारण करेंगे जिससे वो अपने भाग का काम कर सके। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, और भी कंडीशंस हैं। नेक्स्ट कंडीशन है, आपके 2 मित्रों के बीच में एक छोटी सी बात पर तर्क वितर्क हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, अपने दोनों फ्रेंड्स को वो बात वहीं ख़त्म करने के लिए बोलेंगे और उनका ध्यान दूसरे कामों की ओर बांटने का प्रयास करेंगे। फिर है, एक सहपाठी को कुछ ऐसा करने के लिए अनुचित रूप से दंड दिया जा रहा है जो उसने किया ही नहीं, यानी आपके फ्रेंड ने कुछ ऐसा किया ही नहीं जिसके लिए उसे पनिशमेंट मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप यथासंभव प्रयास करेंगे कि अध्यापक को सच्चाई से अवगत कराकर उसे दंड मिलने से बचाया जा सके। ओके, नेक्स्ट है, सहपाठी प्रतियोगिता में हार जाने पर उदास है। आपका जो क्लासमेट है वो इस बात पे दुखी है कि वो किसी कंपटीशन में हार गया है, तो आप क्या करेंगे, सहपाठी को पुनः अगली प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित करेंगे और अधिक मेहनत करने का सुझाव करेंगे। अब नेक्स्ट है, कक्षा में चर्चा के बीच एक सहपाठी संकोच कर रहा है और बोलने का अवसर नहीं मिल रहा है उसे, तो क्या करेंगे, उसे मैत्रीपूर्ण अनौपचारिक वातावरण प्रदान करेंगे, साथ ही प्रयास करेंगे कि उसे भी बोलने का अवसर मिले। अब लास्ट देख लेते हैं, लास्ट क्या है,
सहपाठी किसी विषय में संघर्ष कर रहा है और आपसे सहायता मांगता है, तो आप क्या करेंगे, आप उस संघर्ष में सहभागी की सहायता करेंगे, चाहे वो किसी भी स्टेज पर हो। चलिए, अब ये इस चैप्टर की एक्सरसाइज जो थी, बुक एक्सरसाइज, वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके साथ थोड़े से दूसरे क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस आपकी बुक में नहीं है, ये क्वेश्चन अलग से हमने डिज़ाइन किया है, तो प्लीज़ आप इनको भी पढ़िए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, पुत्र अपनी माँ से किस बात की हट कर रहा है? तो पुत्र अपनी माँ से राजा या रानी की कहानी सुनाने की हट कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है, सिद्धार्थ और आखेटक के बीच क्या विवाद हुआ? तो उनके बाद किस बात पे? घायल हंस पर अपना अधिकार जमाने के लिए विवाद हुआ। सिद्धार्थ और आखेटक के बीच विवाद हुआ कि सिद्धार्थ उस घायल हंस पर अपना अधिकार बता रहे थे और उधर आखेटक भी कहता था कि इस हंस पर मेरा अधिकार है क्योंकि मैंने इसे मारा है। इस तरह रक्षक और भक्षक के मध्य अधिकार का विवाद हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माँ ने राहुल से किस विवाद का निर्णय करने के लिए कहा? तो माँ ने राहुल से उस विवाद का निर्णय करने के लिए कहा जो रक्षक और आखेटक के मध्य घायल हंस पर हुए अधिकार के लिए हो रहा था। नेक्स्ट है, सदा किसकी विजय होती है? तो सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने वाले दयावान व्यक्ति की सदा विजय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे कुछ 4 पंक्तियाँ दी गई हैं, इनके हमें भाव स्पष्ट करने हैं। फर्स्ट है, हुई पक्ष की हानि। तो इसका मीनिंग क्या है कि तेज बाण का प्रहार जब आखेटक ने किया तो उस हंस का एक पंख कट गया। ठीक है, उसका पक्ष की हानि हो गई। नेक्स्ट है, जहाँ सुरभि मनमानी, उस उद्यान में सुगंधित हवा अपने मनमाने ढंग से बह रही थी। फिर है, लक्ष्य सिद्धि की मानी, आखेटक को अपना अचूक निशाना लगाने से मिली सफलता पर घमंड था। और लास्ट है, न्याय दया का दानी, राजा ने दयायुक्त न्याय प्रदान किया। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अब है, किसने किससे कहा? ये यहाँ पे सेंटेंसेस दिए हुए हैं और बताने हैं कि ये किसने किससे बोले थे। तो फर्स्ट है, माँ कहे एक कहानी। ये किसने कहा था? राहुल ने अपनी माँ यशोधरा से कहा था। नेक्स्ट है, तू है हठी मानधन मेरे, हे मेरे पुत्र तुम बहुत जिद्दी हो। ये किसने कहा था? तो यशोधरा ने, यानी माँ ने राहुल से कहा था। नेक्स्ट, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। ये लाइन किसने कही थी कि अच्छा उसने अपने लक्ष्य सिद्धि के बारे में मान लिया, ये तो बहुत कोमल और कठिन कहानी है। ये कहा था राहुल ने माँ से, या राहुल ने यशोधरा से। नेक्स्ट, सुन लू तेरी बानी। सुन लू तेरी बानी, जब माँ ने क्वेश्चन पूछा था तो उनसे माँ ने बोला था ना सुन लू तेरी बानी, तो ये किसने कहा? यशोधरा ने राहुल से कहा। ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं, भाषा अध्ययन। यहाँ पे ग्रामर से रिलेटेड थोड़ा सा काम है तो इसे भी देख लेते हैं। ई प्रत्यय लगाकर, ई होता है प्रत्यय, प्रत्यय बोलते हैं जो वर्ड्स, कोई भी वर्ड है उसके बाद में जो जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, तो ई प्रत्यय लगाकर निम्नलिखित शब्दों से नए शब्द बनाइए। यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं, दान, डाल, ज्ञान, ध्यान, ठान, पान, भार, ताल, तो इनमें ई लगाना है बाद में। ठीक है, तो ई की मात्रा दान में लगाएंगे, दानी बन जाएगा। डाल में लगाएंगे, डाली। ज्ञान में लगाएंगे, ज्ञानी। ध्यान, ध्यानी। ठान, ठानी। पान, पानी। भार, भारी। और ताल, ताली। ठीक है, तो ये ई प्रत्यय लगाकर हमने नए शब्द बना दिए हैं। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। राजा, राजा का विलोम शब्द मतलब उल्टा, राजा का उल्टा क्या होता है? विपरीत शब्द रानी। न्याय, अन्याय। मान, अपमान। जन्म, मरण। और कोमल, कठोर। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। ये ग्रामर की ही एक्सरसाइज है ये भी। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या बोला गया है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी बोलते हैं सेम मीनिंग वाले, जिनके समान अर्थ होते हैं। ठीक है, तो उपवन, उपवन को क्या कहते हैं? उद्यान, बगीचा, कुछ भी कह सकते हैं ना। पानी को जल, नीर। खग, पक्षी। शर, बाण। ठीक है, अब यहाँ पे है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द होते हैं जो मेन संस्कृत वर्जन में होते हैं ना, ओरिजिनल वर्ड होते हैं जो तत्सम। ठीक है, तो उनको बोलते हैं। ये जो चेंज्ड वर्ड है इनको बोलते हैं तद्भव शब्द। तो वाणी सही में क्या होता है? यहाँ पे लिखा हुआ है ना वाणी, लेकिन सही शब्द क्या होता है? वाणी। सूरज को कहते हैं सूर्य। घी, घृत। कान, कर्ण। हाथ, हस्त। जीव, जीवा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारी ग्रामर की एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको चैप्टर पसंद आया होगा और इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपने सभी वीडियोस नहीं देखी हैं पहले वाली भी, तो प्लीज़ गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई होप दैट यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस. इफ you are doing so, please like, share and subscribe our channel. Thank you so much.